हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये 12th पोर्शन में आता है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब हर जगह पे हुआ है केमिकल रिएक्शन, हर जगह पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मतलब की बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हर हमेशा हमें क्या करना होगा कि एक केमिकल रिएक्शन कराना होगा और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है, मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या है रिएक्शन है, ठीक है, रिलेशन है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे ना कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो केमिकल रिएक्शन कराने से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, या अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भेजेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा केमिकल रिएक्शन होता है। तो मिला जुला के इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग एनर्जी कन्वर्जन को सीखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे एनर्जी कन्वर्जन सीखेंगे। एनर्जी कन्वर्जन में करना क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी करने का मतलब केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस चैप्टर का थीम लिखें यहाँ पे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, दिस इज the branch of physical chemistry which deals with conversion of electrical energy to chemical energy एंड वाइस वर्सा। हम लोग लिख सकते हैं वाइस वर्सा क्या मतलब है बच्चों, केमिकल एनर्जी को वापस हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज करेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के कैसे केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और अगर हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। ये दो पार्ट तो हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और पार्ट सीखना होता है। एक और पार्ट क्या है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ में रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होता है, मतलब एक तरह से आप ऐसे सोचिए कि हम लोग करंट कैरियर के बारे में पढ़ते हैं कि करंट किन किन चीजों से फ्लो कर सकता है। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग का करंट कैसे पास करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक और चीज पढ़ना होता है, it also deals with conductance of solution, conductance of aqueous solution, conductance of aqueous solution, या आप सॉल्यूशन भी अभी फिलहाल लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को पूरे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसी तीन पार्ट को सीखना है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम कोई केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास किसी सॉल्व का सॉल्यूशन है तो उसका हम लोग बहुत सारा चीज जज कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस कितना है, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टिविटी कितना है। तो इसके लिए भी एक सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग सेल। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सेल या कंडक्टेंस सेल भी बोलते हैं। तो इन तीनों पार्ट के लिए एक एक हमें क्या करना होगा, डिवाइस बनना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं तो ये एक सेल के अंदर होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं कहीं पे, तो इसके लिए भी एक डिवाइस का जरूरत होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और एक हमारा होता है कंडक्टिविटी सेल जो हम लोग को किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करके देता है। तो मिला जुला के इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें 3 डिवाइस के बारे में पढ़ना है। एक डिवाइस ऐसा होगा जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके देगा। दूसरा डिवाइस में हम लोग ये देखते हैं कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और तीसरा डिवाइस जो होगा वो हमें किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का या कोई सॉल्यूशन में साल्ट डाल दिया गया है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होता है करंट कैरिंग का वो सारा चीज हमें मेजर करके देगा। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे तीनों पार्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 तरह का सेल है जिसमें अभी हम लोग 2 तरह का सेल का जिक्र करेंगे। ये जो तीसरा पार्ट का सेल है इसको बहुत ही अलग तरह से होता है, इन दोनों से कोई मैचिंग नहीं होता, तो हम लोग लास्ट में उसको करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसी में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्चुअली सेल के बारे में पढ़ना। आपको अभी तक समझ में आ गया कि बिना डिवाइस का ये काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ सेल होते हैं, हम अभी बता रहे हैं कि 3 टाइप के सेल हैं हमारे पास इस चैप्टर में। लेकिन चूंकि अभी हम लोग सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने वाला पार्ट समझेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास 2 ही सेल हुए ना। एक को हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करेंगे। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप होते हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल 2 ही टाइप लेंगे। एक का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल क्या है, मतलब ये एक डिवाइस है जिसको एक प्रॉपर ढंग से बनाया जाएगा और वहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं और फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये जो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। जिसके अंदर हम लोग किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, जो अपने आप स्टार्ट हो जाए। उसे स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए कि एक बार हम लोग उसका अरेंजमेंट क्रिएट कर दें तो उसके बाद वो अपने आप होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट हो गया फिर उसमें कुछ हम लोग फैक्टर डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा, वो चीज बंद कर दिए तो वो फिर रुक गया, तो इसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोला जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने के कारण ही हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाता है। तो ये सारे फंक्शन को लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम लोग इस सेल का डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें the cell in which a spontaneous, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है
कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सिर्फ रिडॉक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, रिडॉक्स तो हमारा दूसरे टाइप के सेल में भी होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। दोनों में फर्क यही होता है कि एक में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होता, उसको कराने के लिए हमें करंट बार बार भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो द सेल इन विच ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन occurs due to which chemical energy is converted into electrical energy, ठीक है। मतलब की बात, जब भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब आपको यही बताना कि एक ऐसा सेल है या एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन होने के कारण, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने के कारण वहां पे क्या होता है बच्चों, हीट जनरेट होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे ये सब ऑब्जर्वेशन, हीट जनरेट होता है। उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं ना, बाद में इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। तो ओवरऑल तो यही माना जाएगा ना कि हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कराएं और वो केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट हुआ, मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और जो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जनरेट होता है ना, उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल तो यही माना जाएगा कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया। इस डिवाइस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए इसी के अंदर क्या होगा, कुछ और स्पेशल टाइप के नाम आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक पूरा क्या हो गया बच्चों, फैमिली हो गया एक तरह से। देखिए अब इसके अंदर जैसा जैसा हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, वैसा वैसा और नाम आएगा। जैसे कभी कभी आपके नाम में रहेगा गैल्वेनिक सेल, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ रहे या वोल्टेइक सेल लिखा हुआ रहे या डैनियल सेल लिखा हुआ रहेगा, वो सब का सब जो है ना इसी कैटेगरी का सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं सारे सारे। लेकिन जब हम अलग अलग मेटल रॉड को यूज करते हैं ना, तो उसके अनुसार उसका कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा। तो मेन क्लास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ही काम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अब इसी को अगर कोई शॉर्ट में याद रखना चाहे ना, तो कोई ऐसे याद रख सकता है, केमिकल एनर्जी को हम लोग CE से दिखा देते हैं, ये चेंज हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देख लीजिए ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सेल का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाएं फटाफट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा सेल की बात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसी में हम लोग सेकेंड सेल की बात करते हैं, तब वापस फिर से हम लोग अब इस पार्ट को आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सेल थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे लेके। अब जो देखिए दूसरा जो सेल है वो इसका उल्टा काम करेगा। इसका क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करने का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। मतलब की बात ये होता है कि किसी डिवाइस के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है अपने आप, लेकिन जब हम बाहर से उसके अंदर करंट भेजेंगे ना, तो केमिकल रिएक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइस के अंदर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप बाहर से करंट को रोक देंगे तो वो केमिकल रिएक्शन भी रुक जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ये अपने आप नहीं होता, अगर आपको इसको कराना है तो आपको बाहर से बारंबार करके क्या होगा, करंट कंटिन्यूअसली भेजते रहना पड़ेगा। और अगर करंट आप भेजते रहते हैं तब तो ठीक है, रिएक्शन होता रहेगा। और करंट आप अगर सप्लाई बंद करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा सेल पढ़ते हैं जिसका नाम होगा
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड वाले का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल का काम क्या है वो आपको समझ में आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लें। द सेल इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड पे ध्यान रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उल्टा काम है, वो स्पॉन्टेनियस हुआ तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिकल को अगर आपको केमिकल में चेंज करना है तो स्वाभाविक है, अगर ये डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि अगर कोई डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका उल्टा वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखें कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी, चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम वापस ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में चेंज होने का आप मतलब मोटा मोटी ये रखें कि कभी भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भेजते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और रिएक्शन होना ही हम लोग बोलते हैं कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रहा है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल ई से, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है, नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, नॉन स्पॉन्टेनियसली एक चीजें क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो सेल तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो डिवाइस आपके बार आपसे कभी भी अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तब हम समझते हैं, इसको आराम से आप समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और ये कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक ऐसा सेल होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे लिए एक सेल आएगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कराना होगा, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा होता है, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, करंट भेजते हैं, फिर वो रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से नोट करें या स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाएं हर एक चीज का, हो गया। अब देखिए तीसरा भी सेल था जिसका नाम हम लोग बोल रहे थे ये कंडक्टिविटी सेल बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी सेल का काम क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करना, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करना। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में जितने टाइप के सेल होंगे उन सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो टाइप का सेल है वो है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, ये सेल में एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, ये ध्यान से सुन ले। एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमारे पास दो ही सेल हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सेल क्या काम करता है, ये सेल किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करेगा, ठीक है। जैसे आप किसी मेटालिक वायर में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, फिजिक्स के पार्ट में कंडक्टेंस निकालते हैं वहां पे भी, ठीक है। सेम तरह से ये सेल जो होता है ना, किसी
एक्वस सॉल्यूशन में इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को बताता है कि एक्वस सॉल्यूशन में भी रेसिस्टिविटी का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी रेसिस्टेंस होता है। ये किस कारण से आता है वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन में रेसिस्टेंस कहां से आ रहा, कंडक्टेंस कहां से आ रहा, उसके लिए रिस्पांसिबल क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सेल का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कितने टाइप के हमें सेल पढ़ने हैं, और यही 3 टाइप के सेल में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम लोग लिखेंगे कि ये एक ऐसा सेल होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन का क्या मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। तो द सेल व्हिच मेजर the conductance of a solution containing electrolyte। क्योंकि कंडक्टेंस होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब फ्री आयंस होना चाहिए, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में करंट कंडक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल जो होता है वो फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयंस तभी आपको मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर क्या डालेंगे आप, कोई इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो वहां पे जाके आयन प्रोड्यूस करे, वैसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर जिस सेल के थ्रू करते हैं या जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उसी का नाम क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी सेल। तो ये आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल गया इस चैप्टर के सेल के बारे में। तो अब हम लोग बारी बारी से इन्हीं तीनों सेल को क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। इसको जल्दी से आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। हो गया यहाँ तक सारे लोगों का? चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन्हीं तीनों सेल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला सेल हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। फिर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो शुरू होगा कंडक्टिविटी सेल, और कंडक्टिविटी सेल खत्म होने का मतलब है कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो अब हम लोग देखिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इसके बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि आखिर साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि इस तरीके का एक डिवाइस भी बनाया जा सकता, मतलब सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से लाया गया कि ये ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है, ठीक है, या ऐसे पता कर सकते हैं कि कैसे ये आइडिया लगाया गया होगा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज भी किया जा सकता है, या इसके लिए डिवाइस प्रॉपर ढंग से बनाया जा सकता है। तो हम लोग पहले इसमें यही देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहाँ से आया। पहला हम लोग इसमें जो पार्ट पढ़ते हैं वो आइडिया पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जनरेशन का आइडिया कहाँ से आया, और फिर इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसको आखिर कैसे बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं आइडिया, इसको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब एक तरह से ये आइडिया है, ठीक है, कि कहां से ये आइडिया लगाया गया कि इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा था पता है, ये आइडिया यहां से लगाया गया कि व्हेन ए जेडन रॉड, ध्यान से सुनिए ये कैसे चीज दिमाग में आया कि ऐसा किया जा सकता है। एक ऑब्जर्वेशन कोई कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट था, वो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि एक किया क्या, तो जिंक के रॉड को, जिंक के एक टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वो रख दिया। उसके बाद कुछ समय बाद वो आके देखा ना तो उसको अलग अलग तरह का ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा था, मतलब बहुत सारा वहां पे चेंजेस हो चुके थे। फिर उसके दिमाग में ये बात आया कि अच्छा यहाँ पे कुछ हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम आपको पहला ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि व्हेन ए जेडन रॉड इज
dipped into a aqueous solution of कॉपर सल्फेट। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है ना वो क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। When a Zn rod is dipped into a aqueous solution of copper sulfate, the following observation is observed। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुई, अब यहाँ पे देखें। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर 2+ आयन का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का कलर आपको स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ठीक। अब इसके अंदर क्या किया गया, एक जिंक का टुकड़ा डाल दिया गया। आप ऐसे सोचें कि एक जिंक का रॉड इसके अंदर डाल दिया गया। ये है हमारा जिंक रॉड, Zn रॉड। कुछ समय के बाद यहाँ पे जज हुआ ये जिंक का जो टुकड़ा है ना, जिंक का जो टुकड़ा है वो अपने ओरिजिनल शेप को खत्म कर चुका है। मतलब की बात कि जितना पार्ट सॉल्यूशन में इसका डिप किया हुआ था, डाला हुआ था, उसमें क्या हो गया बच्चों, डिफॉर्मेशन हो गया। उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ। मतलब कि ये धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं गलना शुरू हो गया। ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, गलना शुरू हो रहा था। और जहाँ पे ये गल रहा था, या ऐसे सोचिए कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर पीपीटी कुछ जमा हो रहे थे, पीपीटी टाइप का कुछ जमा हो रहा था। ये पीपीटी का कलर कैसा था, ब्राउन कलर का पीपीटी हो रहा था। ये सब थोड़ा सा याद करने वाली ऑब्जर्वेशन होती है। आप ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं, आपको ऐसा ही नजर आएगी। ये पीपीटी कौन किसके कारण हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये देखा गया कि अगर मान लीजिए कि आप इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल रखते हैं, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर एक थर्मामीटर डाला हुआ रहता, ये मान लीजिए थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर अगर आप इसको डाल रखे हैं ना, तो थर्मामीटर ये जज करता था कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों, राइज हुआ। थर्मामीटर से ये जज हुआ कि इसमें क्या हो रहा, टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। और एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि इसमें जो ब्लू कलर था ना, वो ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो गया, फेड हो गया, मतलब धीमा पड़ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्लू कलर फेड्स। फेड्स मतलब धीमा पड़ना। ब्लू कलर क्या हो गया, पहले से धीमा हो गया। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्लू दिख रहा था, धीरे धीरे वो लाइट ब्लू की तरफ जा रहा। मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे करके क्या हो रहा, डिसअपीयर हो रहा। तो अब यहाँ से लोगों ने जज किया कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। और अगर ऐसा हो चुका है तो इसका क्या मीनिंग निकाला जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे लोगों ने ये जज किया कि ये चूंकि जिंक का रॉड घट रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब जिंक का वेट लॉस हो रहा है पहली बार। और जिंक का अगर वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिंक एटम जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसमें जा रहा है बच्चों, देख लीजिए आयन में जा रहा होगा, जिंक के आयन में जा रहा है। दूसरी बात ये देखा गया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो रहा था, फेड्स हो रहा था। फेड्स होने का मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीमा पड़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ ये सॉल्यूशन ब्लू सिर्फ किस कारण से था पता है आपको, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसके अंदर Cu2+ आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। कॉपर सल्फेट का जैसे सॉल्यूशन डालेंगे ये टूट जाएगा Cu2+ में और SO4 आयन में। तो ये कलर जो होता था ना वो सल्फेट के कारण नहीं होता है, वो किसके कारण होता है, कॉपर+2 आयन के कारण होता है। और अब बताइए कि धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कॉपर+2 आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर घट रहा है। और दूसरी बात देखा गया कि यहाँ पे ब्राउन पीपीटी बन रहा है, और ब्राउन पीपीटी बच्चों किसका होता है, कॉपर मेटल का होता है। तो इससे ये समझ आया कि कॉपर+2 आयन घट रहा है और कॉपर धीरे
धीरे धीरे बन रहा। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब कॉपर 2 प्लस आयन किसमें चेंज हो जाए बच्चों, कॉपर में, और ऐसा तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करे। और अगर जिंक का रॉड धीरे धीरे टूट रहा है, इसका मतलब है कि जिंक एटम धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। और जिंक एटम डिसॉल्व होने का मतलब क्या था, ये जिंक जो है वो धीरे धीरे आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही चीज देख रहे हैं वहां पे, ये स्पॉन्टेनियस होने लगा। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे हम लोग जिंक रॉड को डिप किए, मतलब उसके अंदर रखे, अपने आप ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो अब बताइए जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को जोड़ के, अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा जानकारी हो तो इसमें यही बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अगर आप जोड़ देंगे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। और ये रिडॉक्स रिएक्शन देखिए बच्चों कैसा हो रहा है, ऐसा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे बताएं, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस माना जाएगा या नॉन स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। तो ये बच्चों क्या माना जाएगा, स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें टेम्परेचर राइज हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें टेम्परेचर राइज हुआ था। और ये किस चीज से जज किया गया था, तो सॉल्यूशन के अंदर जो डाला हुआ थर्मामीटर था। तो सबसे ज्यादा साइंटिस्ट का ध्यान इस पॉइंट पे गया, ठीक है। ये सब तो चलो ठीक है, जिंक का वेट घट जाएगा, सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा, मतलब धीमा पड़ जाएगा ब्लू कलर, धीरे धीरे लाइट ब्लू की तरफ हो जाएगा। और कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा, मतलब जमा हो रहा है एज ए पीपीटी। ये सारी चीजें ठीक थी। सबसे ज्यादा ध्यान साइंटिस्टों का गया यहाँ पे कि ये टेम्परेचर जो राइज हुआ बच्चों, ठीक है। तो वो सोचिए कि पहले सॉल्यूशन में जितना टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा बढ़ा था, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि रिडक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या है हमारा, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है। अब सोचिए अगर ये एक्सोथर्मिक हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, और सोचिए ये हीट कहाँ गया, हीट होगा क्या, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा पहले गर्म हुआ होगा, फिर थोड़े समय के बाद क्या हो गया होगा, फिर से उतना ही नॉर्मल आ जाएगा, सराउंडिंग के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब साइंटिस्ट का ये दिमाग खटका कि अरे यहाँ तो हीट रिलीज हुआ, लेकिन उस हीट का हम लोग को यूज तो कर नहीं पाए, उस हीट का हम लोग को यूज कर नहीं पाए। सॉल्यूशन गर्म हुआ, फिर वो अपने आप ठंडा हो गया। तो ये जो हीट रिलीज हो रहा है ना, अगर हम इसको किसी तरीके से यूज कर पाए तो हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की तरफ मूव किया। मतलब ये आइडिया यहाँ से आया, बोला क्या कि ये हीट इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे ये हीट इसलिए रिलीज हुआ है क्योंकि ये पूरा इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। और रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब दिमाग में ये बात आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और गेन हुआ है, तभी ये होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हीट भी रिलीज नहीं होगा। तब साइंटिस्ट लोग सोचा ये कि इसका मतलब कि अगर हम लोग जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डायरेक्ट रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों एक ही जगह पे हो रहे हैं, इसलिए लॉस भी हो गया, गेन भी हो गया, अपना ये हीट रिलीज कर दिया। तो साइंटिस्ट सोचा क्या कि अगर किसी चीज को अलग अलग किया जाए, किसी चीज को अलग अलग किया जाए, अलग अलग करने का मतलब ये कि जैसे देखिए अभी जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए लॉस गेन यहीं पे हो जा रहा, काम खत्म हो जा रहा, कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा। साइंटिस्टों ने बोला ये यहाँ तक हो गया क्या सारे लोगों का, यहाँ तक सारे लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब देखिए यहाँ से जनरेशन कैसे आइडिया निकाला गया, ठीक है। यहाँ से लोगों ने सोचा ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, मूव कर रहा है। और आपको पता है कि अगर किसी करंट, ये कंडक्टिंग वायर से करंट, ये अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर से, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर यही काम हम ऐसे करें ना तो हमें एक फायदा जरूर होगा। क्या फायदा होगा, देखें वो बोला क्या कि जिंक और कॉपर के सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, कनेक्ट
ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट ना करके आप इसको इनडायरेक्ट कनेक्शन में लाएं। इनडायरेक्ट कनेक्शन लाने का मतलब ये बोला कि आप क्या करें ना, जिंक का रॉड यहाँ पर रख दें। अभी हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, वो आइडिया जनरेट कर रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि आखिर इसी काम को डायरेक्ट ना कनेक्ट करके इनडायरेक्ट कनेक्ट किया जाए तो हमें कैसे फायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी बोला साइंटिस्टों ने क्या कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, इसके अंदर आप कॉपर का रॉड डाल दीजिए, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए और जिंक का रॉड डाल दीजिए। ये जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है, ठीक है। अब सोचा जाए कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में है तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं ना तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल देखिए क्या होगा, जिंक का रॉड कहीं ना कहीं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में तो आ ही जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट है कि सीधा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही जिंक के रॉड को डाल दिए, और ये हुआ कि डायरेक्ट ना डाल के हम इनडायरेक्ट इसको कनेक्ट करें। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा पता है कि जैसे इसको मेटालिक वायर से जोड़ा गया, ठीक है, तो वापस यही सारा रिएक्शन ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। वापस यही सारा रिएक्शन ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व होना जब शुरू होगा तो लोगों ने देखा कि वापस फिर से ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे गायब हो रहा था। धीरे धीरे गायब होने का मतलब ये हुआ कि कॉपर धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉपर मेटल में चेंज हो रहा था। और फिर से देखा गया कि ये जिंक रॉड धीरे धीरे करके फिर से गलना शुरू हो गया। मतलब की बात ये कि जो काम यहाँ पे दिख रहा था वो वापस वहां पे दिख रहा था, ठीक है। तो फायदा इसमें हमें क्या हुआ, फायदा ये हो गया कि जब ये कॉपर मेटल गलना शुरू करेगा इसके अनुसार तो ये जिंक 2+ बनाएगा, और 2+ बनाएगा तो देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना यहाँ पे मेटल पे रॉड पे, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। अब देखिए जैसे हमें इस वायर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर के थ्रू मूव करके यहाँ पे जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट जो 2+ आयन है सॉल्यूशन में, वो रॉड से क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और ये रॉड से यहाँ पे देखिए जब खींचेगा तो ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फायदा क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे ये सारा काम सॉल्यूशन के अंदर ही हो रहा था। हम बस यही काम किए अलग अलग करके कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो डायरेक्ट कॉपर 2+ आयन को नहीं मिल पाया। मिलने से पहले उसको एक मेटल से हम लोग क्या किए, ट्रेवल करवा दिए। मेटल से क्या करवा दिए, ट्रेवल करवा दिए कि तुम डायरेक्ट मत पहुंचो, थोड़ा दूर चल के वहां तक पहुंचो। पहुंचना तो अभी उसको कॉपर 2+ आयन के पास ही है, लेकिन हम लोग क्या किए, कंडक्टिंग वायर से पहले वहां पे ट्रेवलिंग करवाए, उसको मूवमेंट करवाए और फिर वहां तक भेजे। तो इस वायर में सोचिए कि अगर लगातार करंट का मूवमेंट बना हुआ रह, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार बना हुआ रह जाए तो क्या इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर करंट डेवलप हो गया तो हम यहाँ से कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें देखिए कि यही एनर्जी को अब हम क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से आइडिया आया कि अगर कहीं पे स्पॉन्टेनियस होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट ना कराने का मतलब ये हुआ कि दोनों को एक ही जगह पे ना डिप करके अलग अलग रख के एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो उस वायर में क्या हो जाएगा, लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बना हुआ रहेगा। और अगर उस वायर में लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बना हुआ रहा तो उस वायर में लगातार क्या हो जाएगा, हमें करंट मिलता रहेगा और अब हम उस करंट का यूज कर पाएंगे। तो अब देखिए यही चीज हमारा यहाँ से आइडिया दिया और ये जनरेट हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
तो अब अभी तो हम लोग एक आइडिया के तौर पे ये किए हैं, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डिटेल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि अब इसके अंदर और अच्छे तरीके से करंट हर हमेशा मूव करता रहे, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों को यूज करते रहना होगा। तो अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे जनरेट हुआ। अब यहाँ तक पहले आप नोट करें। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अब हम लोग आधा तो समझ ही चुके हैं कि कैसे कैसे करना होगा, ठीक है। जिन दो मेटल को हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है उनके सॉल्यूशन को पहले अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, तभी ये सारा काम हो पाएगा, वरना ये काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही कर रखते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि और थोड़ा टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जाएंगे, लेकिन आप अभी इस टॉपिक डाल दें ताकि आपको पता है कि आगे हमें क्या पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम लोग अलग से ही करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर इसमें और बहुत सारी चीजों का हम लोग कैसे फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप पीछे आराम से पढ़ लें, बाकी हम लोग अगले दिन करेंगे।